हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। सो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी। इससे पहले इस सीरीज के वीडियोस में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उससे पहले बहुत बेसिक एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें देख लिया, समझ लिया है। इस वीडियो में हम वैलेंसी पढ़ेंगे। ये वीडियो इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन, एक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो, उसके लिए ये एक बेसिक वीडियो है कि उसको पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो बहुत क्लियर होना चाहिए। वैसे तो एक सीरीज है, इसका मतलब यही है कि आपको सीक्वेंस में वीडियो देखना, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कि अगर इस वीडियो से पहले आपने इससे पहले वाले इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पहले वो वीडियोस देख लो फिर ये देखना। सो इस वीडियो से हम पढ़ेंगे वैलेंसी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो वैलेंसी स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। इससे पहले मैंने आपको एटम्स के बारे में बहुत चीज़ बताई है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसका स्ट्रक्चर में एक बार फिर से आपको बताऊँ तो एटम कुछ इस तरह होता है कि बीच में हमारा एटम का न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, और इसके अराउंड शेल्स होते हैं। ठीक है, शेल होते हैं, ये एक तरह का पाथ है ये, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंटिन्यूसली ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये, दो दूसरा ये, तो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे ही बहुत सारे शेल होते हैं। हमें 10th में 4 शेल तक पढ़ना है, के, एल, एम एंड फोर्थ वाला होगा एन। ठीक है, 10th में फोर्थ शेल तक पढ़ना है, के, एल, एम, एन, 4 शेल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, अब वैलेंसी पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बताया था कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम यूजुअली न्यूट्रल होते हैं। हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो, और जितने प्रोटॉन उस एटम का वही एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये भी पढ़ा हमने कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम का। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था एक चार्ट जिसमें सबका दिया गया था 20 तक, और 20 तक आपको लर्न होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का है। इसका ये मतलब है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होंगे, और 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि सोडियम जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ऐसे तो हमें 10th तक 4 शेल पढ़ने हैं, के, एल, एम, एन। तो हम कैसे समझेंगे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हम ये भी तो देख सकते हैं कि अगर के शेल हमारा फर्स्ट शेल है तो इसी में 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, या फिर इसमें एक भी ना हो, सेकेंड में ही सारे 11 हो, तो ये कैसे पढ़ते हैं, ये चीज भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलो मैं एक ये बताता हूं आपको। देखो, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला है? 2n², वे n इज द नंबर ऑफ डेट शेल। मतलब फर्स्ट शेल है तो n 1 होगा, जैसे k है हमारा फर्स्ट शेल। ठीक है, तो k n क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा k शेल है, मतलब फर्स्ट शेल, उसमें हमारा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ठीक है, अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 5 है मान लो, और तो उसका मतलब ये है कि उसमें 5 प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स तो चलो न्यूक्लियस में होंगे तो उसका कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सेल में कितने, तो फर्स्ट में कितने हो सकते हैं? 2। तो 5 में से 2 यहाँ आ गए, बाकी 3 होंगे एल में। ठीक है, अब देखो सेकेंड है हमारा एल, तो एन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड, क्योंकि हमारा एल का हम निकाल रहे हैं ना, एल सेकेंड नंबर पे। 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 एंड 4 × 2 8। ठीक है, तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये एग्जांपल देखेंगे तो अभी और आपको समझ में आएगा। एल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। अब एम का फाइंड करते हैं। 2 एम कौन सा नंबर है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 × 2 18। तो एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम। और एन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एन क्या है हमारा? फोर्थ। तो 4 × 4 16, 16 × 2 32। तो n में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर का छोड़ो, ऊपर का हम देख लेंगे, पहले जो मैंने बताया उसे देखो।
ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, ये जो हमने पढ़ा है ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल ये कैसे, देखो ड्यूप्लेट रूल कहता है कि इट स्टेट्स दैट एन एलिमेंट इज स्टेबल इफ द फर्स्ट शेल ऑफ एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूप्लेट रूल ये कहता है कि एक एलिमेंट स्टेबल होगा, ठीक है, एक एलिमेंट स्टेबल होगा कब, अगर उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल है तो वो स्टेबल है। अगर मान लो एक ही है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका ये मतलब है कि उसमें एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें एक ही है तो फर्स्ट शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितने की है, 2 की। तो हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 2 की है ना, तो 2 फुल होना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही है तो वो अनस्टेबल होगा। तो 2 हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, और यही है हमारा ड्यूप्लेट रूल। आगे और हम समझेंगे इसे। और सेकंड हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, इट डिक्टेट्स दैट एटम आर मोस्ट स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस शेल आर फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट के बाद चाहे L हो, M हो, N हो, कोई सा भी शेल हो, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। देखो L की तो वैसे भी कैपेसिटी 8 की है, लेकिन M की कैपेसिटी 18 की है और N की 32 की है। लेकिन इसके बाद भी अगर M में भी सिर्फ 8 है, 18 उसकी कैपेसिटी है हाईएस्ट, लेकिन अगर सिर्फ 8 ही हैं, और N में भी 32 हाईएस्ट है लेकिन उसमें भी सिर्फ 8 ही है, तब भी हम मानते हैं कि ये चीज़ स्टेबल है, ठीक है, वो जो हमारा एटम है वो स्टेबल है। अब देखो आगे और हम पढ़ेंगे। तो अब देखो एक एक करके पहले हम सारे एटम्स जो है एलिमेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, आपको टेबल याद होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होगा इसमें 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होते हैं। न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो है नहीं इसमें, और के शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब L, M, N ये 3 शेल हमें बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो बस के शेल ही फिल नहीं हो रहा, तो उसके आगे के शेल तो एम्प्टी रहेंगे, तो वो हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब देखो सेकेंड, और ये स्टेबल नहीं है क्योंकि के शेल का कैपेसिटी 2 है, 2 फिल हो जाएंगे तब वो स्टेबल माना जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 1 है तो इस अनस्टेबल है अभी। सेकंड होता है हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें न्यूट्रॉन्स भी जो होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। अब देखो हीलियम का अगर मैं बनाऊं तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये आप समझ लेना। मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप किसी में 10 प्रोटॉन हो तो आप 10 बार लिखोगे, वो मैंने बताने के लिए आपको बताया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करने होते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने हमें बनाने पड़ेंगे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो 2 है ना, तो इलेक्ट्रॉन। अब के बाद एल शेल बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एल शेल तो हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो तो एम्प्टी रहने वाला है। लेकिन के शेल इसमें अपने हाईएस्ट कैपेसिटी तक फिल हो चुका है, तो हीलियम हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारा, हाइड्रोजन हीलियम, इसके बाद क्या आता है, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें प्रोटॉन्स भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है, ये तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। और न्यूट्रॉन्स भी इसमें होते हैं 4, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स 4 होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। अब लिथियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 तो हमारे के शेल में आ जाएगा, फिर एल शेल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिथियम का देखो क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3, तो 2 तो हमारे आ गए के शेल में, 1 हमारा होगा एल शेल में, ठीक है। अब देखो ये हमारा स्टेबल था, लेकिन ये हमारे स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो है हमारा एल, और एल का कैपेसिटी कितना होता है, 8, मतलब ये स्टेबल कितने पे होगा, 8 पे, ठीक है। हमें आउटर मोस्ट शेल देखना है, वो हमें स्टेबल रखना है, तभी माना जाएगा कि स्टेबल है। अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल तो के था, फर्स्ट भी और लास्ट भी, और ये अनस्टेबल था। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इसमें 2 आने चाहिए थे और हैं इस पे 1 ही। हीलियम का भी आउटर मोस्ट क्या है, के है, और इसमें 2 होने चाहिए और इसमें है भी 2। लिथियम का आउटर मोस्ट क्या है, देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो पहले में तो 2 आ गए, तो ये फुल हो गया। अब थर्ड जो है हमारा उसके नेक्स्ट वाले शेल में आएगा, और नेक्स्ट है एल में होने चाहिए टोटल 8, लेकिन है इसमें सिर्फ 1, तो अगेन लिथियम अनस्टेबल हुआ।
अब देखो फोर्थ हमारा होता है बेरिलियम, BRILLI। अब एक बार स्पेलिंग देख लेना बेरिलियम की, आई थिंक यहाँ पे वाई होता है, वो चेक कर लेना आप एक बार। देखो बेरिलियम में क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 4 है इसका एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4 और इसमें न्यूट्रॉन होते हैं 5। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 2 तो हमारा आ गया फर्स्ट शेल में, ये फुल हो गया। अब बाकी के 2 हमें नेक्स्ट वाले में रखने होंगे। अब अगेन इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, के के बाद एल है हमारा आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो एल में है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, होने कितने चाहिए स्टेबल के लिए 8, तो ये भी अनस्टेबल है। हमें आउटर मोस्ट देखना है, जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा तो उसका तो फर्स्ट भी और लास्ट भी के था, तो के में 2 होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ 1 थे, तो हाइड्रोजन अनस्टेबल था। उसके बाद हमने हीलियम में देखा, तो हीलियम का भी फर्स्ट और लास्ट शेल दोनों ही के था और उसमें 2 होने चाहिए और उसमें 2 थे, तो हीलियम हमारा स्टेबल हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा था, लिथियम का देखा था, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम देखा, लिथियम में थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो हमारे के में आ गए और उसके बाद हमें एल शेल का रिक्वायरमेंट था, एल हमने बनाया और उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स रखा, लेकिन वहां पे अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, एल हो गया था, ठीक है, लिथियम का, अगर आपको याद हो तो। बट एल शेल में हमें स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसमें थे कितने, सिर्फ 1, तो वो अनस्टेबल था। इसका मतलब है कि हमें आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करना है, तभी हम स्टेबल मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 4 तक हमने कर लिया, कुछ आप करना, मैं एक रैंडम नंबर देता हूं, जैसे 10 में लेता हूं। 10 किसका है, 10 है हमारा नियॉन, ठीक है, 10 है हमारा नियॉन। अब इसमें प्रोटॉन्स भी 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो भी 10 होते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 तो फर्स्ट में आएंगे, कैपेसिटी फुल। अब 2 फर्स्ट में आ गए, टोटल है 10, तो बचे कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 हमने फिल कर दिए, 2 फर्स्ट में और 8 सेकंड में, और एल जो है हमारा सेकंड, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 8। इसका मतलब ये है कि नियॉन भी एक स्टेबल एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है एल शेल, उसमें 8 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और 8 भी इसमें है। अब जैसे देखो 15 है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, सॉरी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी 15 होंगे और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं 16, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहां आ गए, 15 है हमारे पास, फर्स्ट शेल में हमने 2 कर दिए। अब बचे कितने, 15 - 2 13, लेकिन सेकंड में कितनी कैपेसिटी, 8 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 हमने यहाँ फिल कर दी, 8 यहाँ फिल कर दिए, 2 हमने फर्स्ट में फिल किया था, 10 हो गए, 5 अभी भी बचा है, थर्ड। अब देखो आपको अगर याद हो, देखो आपको ये जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर बनाना है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ इसलिए इतना बेकार सा बन रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर कंपास से बनाना है सर्कल शेप में। अब बचे कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। अब के एल एम शेल की कैपेसिटी हमने देखी थी फॉर्मूले से कि 18 है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट में 2 चाहिए, बाकी चाहे एल हो चाहे एम हो चाहे एन हो, अगर 8 उसमें है तो 8 हमारा मैक्सिमम माना जाता है, मतलब 8 के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 स्टेबल होता है, लेकिन इसमें तो है 5 ही, 3 और होने चाहिए थे तब इसे हम स्टेबल बोलते। तो अगेन फॉस्फोरस एक अनस्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे देखो 18 का देखते हैं, 18 हमारा होता है आर्गन, मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन भी 18 होंगे क्योंकि 18 है इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे क्योंकि न्यूट्रल होता है, ये तो बहुत बार मैंने बोला है। और इसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 22 होते हैं। अब देखो इसका बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ होंगे, 18 है ना, तो पहले 2 तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, बचे कितने, 16। इसमें कितने आएंगे, के एल, एल की कैपेसिटी कितनी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इसमें आ गया। अगेन 8 + 2 10, 18 है तो 8 और बचा, 10 हमने फिल कर दिया, टोटल 18 है तो 8 और बचा ना, तो एक शेल हमें और बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया,
2,8,8 इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें KLM, M की कैपेसिटी वैसे है कितनी 18, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि 8 पे स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आर्गन जो है हमारा ये स्टेबल है, ठीक है, एक स्टेबल एलिमेंट है। अब जैसे देखो 19 किसका, पोटेशियम का, तो 8 यहाँ पे आ गया। वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 हमें फिल करना चाहिए क्योंकि 18 है, लेकिन हमने पढ़ा, मैंने बहुत बार बोला है कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 पे हमारा स्टेबल हो जाता है। फर्स्ट तो 2 पे होगा, बाकी सारे 8 पे स्टेबल हो जाते हैं। तो ये 8 पे स्टेबल हो गया है। तो अब जो हमारा 19th इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 2, 8, 8, ये कितने हो गए 18, और 19th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा आएगा K के बाद KLMN, N शेल बनेगा और उसमें वो 19th इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसे 20 किसका है, 20 है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम में 2 बचेंगे, ठीक है, यहां तक तो 8 फिल हो जाएंगे, फिर बचेंगे 2, तो वो 2 किस में आएंगे, 2 आएंगे हमारे N शेल में। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तक आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह स्ट्रक्चर और इस तरह कॉन्फ़िगरेशन खुद से करना एक बार, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और बाकी कितने न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, किसका कौन सा एटॉमिक नंबर है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो ये था ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। अब पढ़ते हैं वैलेंसी, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो वैलेंसी का पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं, फिर देखते हैं क्या। वैलेंसी और वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ द एटम्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम्स टू क्रिएट मॉलिक्यूल और केमिकल कंपाउंड, ठीक है। देखो इससे पहले हम वैलेंसी समझे, मैं एक चीज बता देता हूं कि कोई भी एटम वो यही चाहता है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल कैसे होगा, मैंने बता दिया कि अगर उसका आउटर मोस्ट शेल K है तो वो चाहेगा कि उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर उसका आउटर मोस्ट शेल K के अलावा L, M, N तीनों में से कुछ भी है तो वो चाहेगा कि जो भी उसका आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब वो स्टेबल होगा। और हर एटम यही चाहता है, हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो स्टेबल रहे। जैसे हम चाहते हैं ना, खुद से रिलेट करो कि हम अपने लाइफ में स्टेबल रहे, सही एटम्स भी ये चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। और स्टेबल कैसे होगा, उसका जो लास्ट शेल है उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उतना उसमें होना चाहिए। और वही कैपेसिटी फुल नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेबल तो बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूट्रली स्टेबल होते हैं, बाकी अनस्टेबल होते हैं। तो वही अनस्टेबल से स्टेबल की स्टेट में जाने के लिए हमें कंपाउंड्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का, जैसे लिखा है ना कि मॉलिक्यूल्स या फिर केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, तो वही फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्टेबल होना होता है। और वहीं पे वैलेंसी का रोल है। अब देखो वैलेंसी क्या है, मेजर ऑफ एटम्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम। एक एटम का कितना उसका मेजर ऑफ एबिलिटी है, मतलब कितना वो सक्षम है दूसरे एटम से कंबाइन होने में। इसका मतलब मैं बताता हूं। जैसे कोई सा भी एक एटम हम लेते हैं जो अनस्टेबल है, जैसे देखो एटॉमिक नंबर 8 किसका है, ऑक्सीजन। ये आपको पहले याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार बोला है, ये आप पहले याद कर लो। सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने लास्ट पेज में देखा, वो सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 8 हमारा ऑक्सीजन। अब देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से मूवमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना कि आप ये समझो 10th में वो मूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होते हैं ना न्यूक्लियर लेवल पे, वहां पे वो प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स का रोल होता है। 10th में हमें ये समझना है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते, तो उनका तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ही हैं बेचारे जो इधर से उधर मूव करते रहेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिट में भी मूव करते रहते हैं शेल में, तो वो एक एटम से दूसरे एटम भी मूव करेंगे। किस लिए, तो एटम्स को स्टेबल करने के लिए। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें प्रोटॉन्स भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी 8। इलेक्ट्रॉन्स का हमें काम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट में 2 आ जाएंगे और बचे 6, तो सेकंड में 6 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखो इसका लास्ट शेल, जो यहाँ पे मैंने वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखाया, ये डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हम करते हैं, लिखते हैं, वैसे समझा है, ऐसे भी आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट में 2, ये K है, ये L है, तो L में 6 है, जबकि L में स्टेबल होने के लिए चाहिए कितना, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तभी वो एटम स्टेबल माना जाएगा। लेकिन है कितने, 6। तो अब देखो ये स्टेबल किस तरह हो सकता है, स्टेबल इस तरह हो सकता है कि या तो इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मतलब 6 तो पहले से हैं, 2 और आ जाए,
या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं चले जाए, मतलब इस एटम से निकल जाए, तो L एम्प्टी हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट शेल है वो हम किसे कंसीडर करेंगे, K को करेंगे, क्योंकि L तो खत्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे नहीं मानेंगे हम। तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने से निकाल देना का मतलब होता है लूज कर देना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन कर ले तब 8 हो जाएंगे, तब भी ये L स्टेबल हो जाएगा। तो ऐड करने का मतलब होता है गेन करना। या तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे जिससे वो स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तब उसका आउटरमोस्ट शेल K होगा और K तो स्टेबल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। या ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले जिससे इसका आउटरमोस्ट शेल जो अभी है L उसमें 8 हो जाए। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब थोड़ा सा आप सोचो तो यहाँ पे समझ में आएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है या 2 गेन करना इजी है। तो ऑब्वियसली 2 गेन करना इजी है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम लूज करते हैं ना उतना ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना सिंपल नहीं होता, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और उससे सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लो। गेन कर लो जैसे देखो ये यहाँ पे हम गेन कर रहे हैं, ऐसी एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जहां पे कोई दूसरा एलिमेंट होगा जिसके लिए गेन करना डिफिकल्ट होगा, लूज करना इजी होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए गेन करना इजी है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट है, तो अपोजिट केस बन जाएगा। तो वहां पे ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएगा, दोनों अपोजिट रहेंगे, एक एलिमेंट गेन कर रहा है और एक एलिमेंट लूज कर रहा है, और वही 2 एलिमेंट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। कब, अगर वो सेम एलिमेंट है दोनों, और अगर वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है जो ये गेन और लूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक कंपाउंड बन जाएगा। तो अब देखो वैलेंसी के डेफिनेशन पे आओ। मेजर ऑफ एटम्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम। एक एटम का एबिलिटी कितना है कि वो दूसरे एटम से कंबाइन हो सके, उससे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ एन एटम्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम टू क्रिएट मॉलिक्यूल्स और केमिकल कंपाउंड्स। अब देखो ऑक्सीजन की क्या एबिलिटी है, ऑक्सीजन की एबिलिटी यहां पे दिख रही है हमें कि 2 एटम्स गेन करने की है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसे सिंपल मैंने कैसे फाइंड किया कि 8 था हमें रिक्वायरमेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स का, 6 है हमारे पास तो हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 - 6 = 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी आ गया 2। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का हम बात नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियस में है, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब देखो के शेल में कितने आ जाएंगे 2, एल शेल, एल में कितने आ जाएंगे 8 उसकी कैपेसिटी है, लेकिन 2 फिल करने के बाद क्या 8 हमारे पास बच रहे हैं। अब देखो 11 है, 11 में से 2 मैंने फिल कर दिया, तो और कितने बचे 9। अब 9 में एल में नहीं रख सकता हूं क्योंकि एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, तो एल में आ गया 8। अब एक बचा, तो एक किस में जाएगा KLM, एक किस में चला जाएगा M में। अब अगेन इसका आउटर मोस्ट शेल है M, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है M की कैपेसिटी कितनी है, उस फॉर्मूले को अभी भूल जाओ, वो बस फाइंड करने के लिए है। हमें पता है कि फर्स्ट शेल को छोड़ के बाकी सारे शेल जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबल हो जाते हैं, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर लेते हैं, तो यहां पे 8 होने चाहिए, हैं कितने 1। तो अब देखो, अब या तो ये 1 हैं 8 कर ले इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और दूसरा कंडीशन क्या है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसकी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जैसे ये यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था वो उसके लिए इजी था, वैसे यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये M शेल जो है ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी हो जाएगा, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका लास्ट शेल तब क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा L, और L में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, तो सिंपल 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत डिफिकल्ट है, और 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा भी नहीं इसे, मतलब कोई दूसरा एटम। 1 इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर देना, अपने अंदर से निकाल देना, ये ज्यादा इजी रहेगा। और एक चीज और आप यहाँ पे समझ लो कि जो नंबर छोटा होगा ना, अगर गेन में 3 है और लूज में 4 है तो 3 छोटा है, मतलब गेन करना इजी होगा, जो नंबर छोटा होगा वो इसके लिए इजी होगा। अगर गेन में 6 है लूज में 2 है तो 2 लूज करना इजी होगा। ठीक है, ऐसे भी आपको याद रख सकते हो। तो अब इसका वैलेंसी क्या आ गया, अब देखो इसकी जो एटम्स की एबिलिटी है कंबाइन होने की अदर एटम से, वो क्या है, यहाँ पे 7 नहीं है, क्योंकि हम गेन तो कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं लूज, और लूज कितना कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से स्टेबल हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी आ गया 1। ठीक है, अब देखो
एक और एग्जांपल देखते हैं 13। 13 किसका है? 13 है एल्यूमिनियम। अगेन 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पहले में 8 दूसरे में, 8 + 2 10, टोटल है 13, 10 मैंने फिल कर दिए। 8 यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी आ गया। अब नेक्स्ट वाले में हम जाएंगे, बचे कितने? 3। अब यहाँ पे मैक्सिमम होने चाहिए 8 एम में, हैं कितने? 3। अब 3 मैं लूज कर दूं जिससे ये एम शेल ही खत्म हो जाए, तो लास्ट शेल ये होगा और ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी भी है 8 वो हमारे पास है। या 8 होने चाहिए, 3 है, 5 में गेन कर लूं, 3 लूज करूं या 5 गेन करूं, तो अगेन यहाँ पे 3 में लूज करूंगा। तो अगेन यहाँ पे एबिलिटी क्या आ गई हमारे कंबाइन होने की? वो 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की हरकतें हो रही है ना यहाँ पे, मूवमेंट, तो 3 इसका आ गया। अब तो देखो, अब जैसे हम एक गेन का एग्जांपल देखते हैं, 15 ले लो। 15 है फॉस्फोरस, 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 8 + 2 10, 15 है, 10 हमने फिल कर दिए। अब नेक्स्ट में जाएंगे, वहां होंगे 5। अब यहाँ पे 5 हैं, होने कितने चाहिए? 8। अब इसको स्टेबल करने के लिए या तो मैं ये जो एम शेल है इसको पूरा फिल कर दूं, 8 कर दूं, मतलब 3 गेन कर लूं, या एम शेल को मैं खत्म ही कर दूं जिससे लास्ट शेल एल हो जाए, और एल तो स्टेबल है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा। 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है? तो आंसर इज 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। तो अगेन फॉस्फोरस का जो हमारा वैलेंसी आता है वो भी 3 आता है, एल्यूमिनियम का भी 3 है, फॉस्फोरस का भी 3 है। ऐसे ही आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप 1 to 20 इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और फिर उसका वैलेंसी निकालो। उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करोगे कि आपने 8 में पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड भी पढ़ा होगा, एक थर्ड कैटेगरी, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी जरूरत नहीं है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स आई होप आपने पढ़ा होगा क्या होता है। उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। आपने पढ़ा है तो बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा है तो 10th में हमारा थर्ड चैप्टर जो है केमिस्ट्री का वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे ही। पूरे चैप्टर में वही हम मेन पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे, तो वहां पे तो हम पढ़ ही लेंगे। उससे पहले मैं ये बता रहा था कि अगर आपको पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो इन 20 में आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितने भी मेटल्स आ रहे हैं, जैसे सोडियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जितने मेटल्स हैं वो हमेशा लूज करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे ये 1 लूज कर रहा है, यहाँ पे 3 लूज कर रहा है, और जितने नॉन मेटल होंगे जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, वो हमेशा गेन करेंगे। ये देखो गेन कर रहे हैं ना, 6 थे 2 इसने गेन किया, 5 थे 3 इसने गेन किया। तो ये चीज आप पाओगे कि मेटल्स हमेशा लूज करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा गेन करते हैं। तो ये एक और कंसेप्ट था। आई होप वैलेंसी अब आपको समझ में आ गया हो। जितने इलेक्ट्रॉन्स का वहां मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो गेन हो चाहे लॉस हो, अगर जितने गेन्स हो रहे हैं उतना उसका वैलेंसी हो जाएगा, या जितने लूज हो रहे हैं वो उसका वैलेंसी हो जाएगा। ऐसे 20 तक आप खुद फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है, आप कर लोगे, क्योंकि बेसिक तो मैंने समझा दिया किस तरह करना है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिफरेंट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप्ड इन एटम आर डिनोटेड बाय लेटर KLMN। ये मैंने पहले बता दिया था, अगेन बता देता हूं कि एक न्यूक्लियस है इसका, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अराउंड शेल होते हैं। इन शेल को हम अल्फाबेट लेटर KLMN से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? KLMN। ये मैं रफ यहाँ फिगर बना रहा हूं, KLMN, जिससे हमें बताने में इजी हो कि हम किस शेल की बात करें, इसलिए हमने एक अल्फाबेट से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज फाउंड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल ऑफ एन एटम। इसका ये मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल कौन सा है? L, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अगर पूछे तो 6 है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पर अगर वैलेंसी बोले तो वैलेंसी कितना है? स्टेबल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेबल होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि इसमें 8 करना है, 6 है हमारे पास, 2 और चाहिए, तो 2 है हमारा वैलेंसी। वैसे ही सोडियम, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी कितना है? वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि 1 तो हमें लूज करना है। सेम यहां पे भी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 3 है और लूज भी हमें 3 करना है, तो 3 वैलेंसी होगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 5 है, लेकिन वैलेंसी क्या है? 3, क्योंकि हमें यहाँ 5 लूज करना डिफिकल्ट है, 3 गेन करना ईजी है, तो हम 3 गेन कर रहे हैं, तो इसलिए वैलेंसी तो हमारा 3 है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटरमोस्ट शेल में हैं वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आई होप आपको वैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट इजी लगा होगा एंड आई गेस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था समझना, तो आपको ये पार्ट इंटरेस्टिंग भी लगा होगा ये पूरा टॉपिक। एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझाने का ट्राई करूं जिससे आपको समझ में आ जाए और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी ना लगे टॉपिक। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क भी मैंने बता दिया, वो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी करना। होमवर्क ये था कि पहले तो 1 से 20 तक आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, उस फिगर के साथ वो जो स्ट्रक्चर था एटम का, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह हमें उसमें डिनोट करना है उसके साथ। सेकंड ये था कि 1 से 20 तक हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के वैलेंसी फाइंड करना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों आपको फाइंड करना है। तो ये 2 होमवर्क है आज के लिए, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, हाफ एन आवर का होमवर्क है, बहुत से बहुत। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस आपको समझ में आते तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट किया करो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि वैलेंसी हमने देख लिया तो अब केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन इजी लगेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड देखेंगे, समझेंगे अच्छे से डिटेल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।